फरवरी 13 फरवरी वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जो आपका भविष्य तय कर देगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सदैव ही परेशान रहे हैं। ये जो 17 दिन का समय आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने लिख रखा है कि समय एक भ्रम है, टाइम इज एन इल्यूजन। ये 17 दिन देखते ही देखते गायब हो जाएंगे और आपके पास 13 फरवरी का वो दिन आएगा जिस दिन आपको एग्जाम देना है। क्या करूं सर, डर लग रहा है, फिजिक्स में कुछ भी नहीं बन रहा, अब मेरा क्या होगा? अरे तू रोता रहेगा तो खोता रहेगा, क्योंकि दे रहा हूं मैं 50 आईएमपी क्वेश्चन। अभी भी यदि तुमने तैयारी कर ली तो तुम अंतिम समय में बाजी पलट सकते हो। कितने हैं भाई? 50 आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके रिवीजन का काया पलट करके रख देंगे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि कुछ पैटर्न फॉलो किया, कुछ एनालिसिस निकाली, तब जाके ये 50 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रिविहान पर, जहां पर आपको हर एक चीज मिलती रही और मिलती रहेगी जिससे आप अपने जीवन में और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। आज मैं बात करने वाला हूं बेटा 50 आईएमपी क्वेश्चन की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और भी बातें करना चाहूंगा कि हमारे पास समय कितना बचा है और हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ अंकित प्रश्नों का करना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करना। ध्यान दीजिए, हमारा मेन एग्जाम कब है सर? हमारा मेन एग्जाम है 13 फरवरी को, एमपी बोर्ड फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। हम बात करें तो सर आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर आज हमारे पास 26 जनवरी का दिन है और आज के बाद हमारे पास यदि मिला लिए जाए तो टोटल हमको 17 दिन का समय मिलेगा ये पढ़ाई करने का। बात समझ में आ रही है? तो आज 26 जनवरी के दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन केवल और केवल 17 दिन हमारे पास बच रहे हैं। अब यदि मैं 17 दिनों में बात करूं तो तुम्हें दिखाई देगा सर 14वां चैप्टर तुम्हें देंगे न्यूमेरिकल, तुम्हें चाहिए ऑब्जेक्टिव, तुम्हें चाहिए पीवाईक्यू। न जाने कितनी तैयारी करनी है भाई साहब, करनी पड़ेगी तुम्हें इस प्रकार की तैयारी, क्योंकि तुम रिजल्ट टॉप का बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, ये 50 जो आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, ये किसी ना किसी एनालिसिस से आए हैं, किसी ना किसी प्रकार के पैटर्न से आए हैं, और यदि उसको हमने कहीं सॉल्व करके रखा हुआ है आपके क्वेश्चंस में तो कहीं ना कहीं इनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं, मैंने लिख रखा है टाइम इज एन इल्यूजन। ये 17 दिन कब, कहां, कैसे गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आज इसी वक्त से मेहनत करना चालू कीजिए, पहाड़ तोड़ने वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी यदि तुम रिजल्ट टॉप का चाहते हो तो। बात समझ में आ गई? अब मैं आप लोगों की बात शुरू करता हूं जल्दी से आईएमपी क्वेश्चंस के साथ में। किससे? आईएमपी क्वेश्चन के साथ में आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो भी प्रश्न दे रहा हूं उनको नोट करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे और एक अच्छा रिजल्ट बनाने की कोशिश करोगे। एक और बात जो मैं इंपॉर्टेंट तरीके से अभी ही आपको बता दूं, बेटा ये जो 50 आईएमपी, आप सोचिए आईएमपी का मतलब क्या है? आप सोचें सर ये आईएमपी का मतलब क्या है? सर आईएमपी का मतलब सर ये जो क्वेश्चन तुम दे रहे हो यही एग्जाम में पूरे आ जाएंगे और कहीं से मैं कुछ ना पढ़ूं। देख भाई, यदि तुम स्टेट रैंक 1 चाहते हो और तुम सोचते हो कि सर ये इतने से सवाल करने से मेरा सारा काम हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम क्या सोचते हो कि मेरी बोर्ड एग्जाम वालों से बात हो रखी है कि भाई साहब ये वाले सवाल दीजिएगा, यही वाले मेरे बच्चों के पास आना चाहिए, चाहे तो 2-4 लाख रुपए ले लो, ऐसे कोई बात नहीं होती हमारी। तो हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पैटर्न बना रहे हैं। जो 100 में से 100 लाना चाहते हैं उनको इसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 50 आईएमपी किस लिए भाई? ये 50 आईएमपी किस लिए है? ताकि जो आप रिवीजन कर रहे हैं उस रिवीजन में 4 चांद लग जाए, मतलब रिवीजन थोड़ा और अच्छा हो जाए। साथ ही साथ में ये 50 आईएमपी क्वेश्चन जो पीछे फेल होने वाला बच्चा उसको पास करा देंगे, जो 40 पे आ रहा है उसको 50 ले आएंगे, 50 को 60 वाले तक पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। तो ये वो आईएमपी क्वेश्चन है। तुम ये मत कहना कि सर ये पढ़ लेंगे, और कमेंट देखता हूं आप भी, इसके बाद भी कमेंट आएंगे सर यदि यही बस पढ़ लें तो चल जाएगा क्या काम, कुछ नहीं पढ़ेंगे। नहीं, टॉप करना चाहते हो, स्टेट रैंक 1 चाहते हो तो इसके बाहर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये 50 आईएमपी मोस्ट आईएमपी में है, टॉप पर है, इसलिए इनको सबसे पहले पढ़ना। और वो कुछ बच्चे हैं ना जो कहते हैं सर फिजिक्स में डर लग रहा है, सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करूंगा? अरे क्या करना है, जो डर गया सो मर गया। क्यों? क्योंकि सर डर रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, जो चीजें आपको याद है वो भी भूल जाएंगी। एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन देखोगे बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और तुम्हें नहीं बन रहा होगा ना, हाथों से पसीना छूटने लग जाएगा और फिर तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। दे रहा हूं ना 50 आईएमपी क्वेश्चन, नोट कर और तैयारी कर। चल शुरू करते हैं 2 नंबर प्रश्नों से। ठीक है, टोटल हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 50 क्वेश्चन देंगे और इनकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, अपन आंसर पे भी आएंगे और जल्दी आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हमारे पास कूलम के नियम की 2 सीमाएं पूछी जा सकती है बेटा।
चैप्टर नंबर 1 से। कूलाम के नियम की क्या सीमाएं होती हैं सर? ये बहुत बहुत, यदि मैं बोलूं सर 10 की घात -15 मीटर, यहाँ पे ये नियम फॉलो होता है? नहीं फॉलो होता है सर। केवल स्थिर आवेशों के लिए फॉलो होता है, दौड़ते हुए आवेशों के लिए फॉलो नहीं होता है। अगला, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, ठीक है। एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगला, विभव प्रवणता को परिभाषित करें। इसका ऐसा ही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। क्या होता है सर? हमें मालूम है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास ये सर dV अपॉन dr दे रखा है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। तो विभव में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम बात करें ऐसा यूनिट की तो तुम समझते हो, ऊपर लिखा है सर वोल्ट, ऊपर क्या लिखा सर वोल्ट, और नीचे आर फॉर दूरी होता है, तो इसको हम लिख देंगे मीटर। बाकी चीजें तुम देख लोगे। मैं बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ के चुंबकन को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। मैग्नेटाइजेशन, ध्रुवण सुना है? बोलो भैया। पोलराइजेशन वेक्टर सुना है? बस यहां पर वही करना है सर, जो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है ना, उसको आयतन से भाग कर दीजिए, हमारे पास चुंबकन तीव्रता आ जाएगी। मन में कोई तकलीफ मत रखिएगा, यही चीज कहलाती है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ऐसा यूनिट तुम देख लीजिएगा। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए, मतलब कि राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। कहानी क्या है? सिंपल सर। क्या लेना है सर? कॉइल लेना है सर, ये दूसरी कॉइल है। जब दूसरी कॉइल में सर अन्योन प्रेरण की बात करूं, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूं सर, 2 कॉइल हुआ करती। कितनी कॉइल होती है? 2 कॉइल होती हैं, ठीक है। अन्योन प्रेरण में 2 कुंडलियां होती हैं, पहली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, दूसरे में धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसमें अन्योन स्वप्रेरण की बात करूं, सेल्फ इंडक्शन की बात करूं, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसी कुंडली में वापस धारा प्रवाहित हो रही है, स्वप्रेरण है, ठीक है। क्या हो रहा है? किसी कॉइल में करंट फ्लो होगा, उसमें चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वापस उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ये कहलाएगा सेल्फ इंडक्शन। आगे की बात करें, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर लिखे। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या अंतर होता है सर? बहुत आसान सा अंतर होता है। स्टेप अप है मतलब कि क्या करना है सर? अपने को वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है। ऊंचाई उठाना है मतलब क्या सर? नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में कम होंगे और सेकेंडरी कॉइल में सर ज्यादा होंगे। बस सिंपल सी कहानी। साथ ही साथ सर उठाना है मतलब सर वोल्टेज को क्या कर देगा सर? यदि मैं बात करूं तो प्राइमरी कॉइल में जो प्राथमिक जो होता है, क्या ले रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो सर वो वोल्टेज को बढ़ाता है, तो दूसरा वाला वोल्टेज को घटाता है। अब सर यही वाला सर करंट की स्ट्रेंथ को कम कर देता, तो यही वाला सर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता। और एक और बात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो परिणमन अनुपात का भी ध्यान रखेंगे। आसान है, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्या है सर? एक्स किरणें किसे कहते हैं? वाटर एक्सरे। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इट। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और एक्चुअली में मैं आपको बता दूं भैया, आपको पूरी की पूरी 7 वेव्स का, ठीक है, 7 की 7 वेव्स जो होती हैं, रेडियो, सूक्ष्म, माइक्रोवेव, अवरक्त, इंफ्रारेड, ये सब जो होती हैं, इन सभी को आपको याद रखना है, 7 की 7 वेव को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिखाई दे सकता है बेटा 2 नंबर में, वो है पार्ट 10 से। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। निरोधी विभव किसे कहते हैं? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर में और क्या प्रश्न देखेंगे सर? रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखना है। राइट एंड एक्सप्लेन एनी 2 ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब आपको पता रदरफोर्ड जैसे हैं, वैसे थॉमसन आए थे, और वैसे ही साथ में कौन आए थे सर? बोहर आए थे। और इन तीनों को यदि आपने मॉडल की कमियां याद रख ली तो 2 नंबर में आपको सारी चीजें बन जाएंगी इस पार्ट की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिख सकते हैं आप। आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए तथा हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा का मान बताइए। मतलब कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक लिखिए। मतलब व्हाट आर आइसोटोप्स, और हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप के बारे में बताना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मैं आइसोटोप बता रहा हूं, इसका मतलब है आपको आइसोबार भी तैयार करना है। क्या? आइसोबार भी तैयार करना है। मतलब जैसे समस्थानिक बता रहा हूं, वैसे आपको समभारिक भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आइसोटोप ना पूछ के आइसोबार पूछ ले, ठीक है, समस्थानिक ना पूछ के समभारिक पूछ ले, तब भी आपको तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं।
अगले तरफ कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके आधार पर बताइए कि सबसे स्थायी नाभिक कौन सा है। वो चैप्टर नंबर 13 में एक बढ़िया सा लास्ट में ग्राफ बनता है, ये तो उस ग्राफ को तरीके से याद रखते हो तो तुम्हें ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। बात करते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन इट्स बेसिस स्टेट विच न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल। आगे बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 13 याद है, सॉरी 14 याद है कि सर डिप्लीशन लेयर होती है, एक लेयर बन जाती है सर दोनों के बीच में। यहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो होल होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो होल होते हैं, और यहां पर होते हैं बेटा इमोबाइल आयन। क्या होते हैं? इमोबाइल आयन होते हैं, मतलब कि निश्चल आयन होते हैं। इस परत को ही हम क्या बोलते हैं सर? इस परत को ही हम बोलते हैं सर अवक्षय परत या फिर डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो विभव प्राचीर की परिभाषा, अवक्षय परत की परिभाषा पूछी जा सकती है, पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर की परिभाषा पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम लिखिए, स्टेट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। गॉस क्या बताते थे? फ्लक्स बताते थे। अब यदि मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय जैसे वहां पे ईडीएस होता था, यहां पर क्या आ जाएगा सर? बी डॉट डीएस हो जाएगा। यदि मैं बी डॉट डीएस 0 लिख दूं तो कोई तकलीफ? बोलो नहीं सर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उतनी अंदर आ जाती हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाता? 0। इतनी सी चीज लिख दो और आराम से तुम 2 नंबर पा जाओगे। चलो भाई आगे बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की, जहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं 3 अंक के प्रश्न, बोले तो 3 मार्क्स वाले। ठीक है, अब चर्चा को थोड़ा और गहन बनाता हूं बेटा। इसमें जो अब मैं बात करूं 2 नंबर जो तुम्हें बता रहा था, अभी तक के जो भी 2 नंबर के सवाल थे उसमें परिभाषाएं पूछी गई, छोटी मोटी चीजें पूछी गई। लेकिन अब जब मैं 3 और 4 की तरफ बढ़ता हूं तो मैं बेसिकली फोकस करता हूं डेरिवेशंस पर। किस पर फोकस करता हूं? डेरिवेशन पे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डेरिवेशन नहीं बनते सर, बार बार याद करता हूं भूल जाता है। देखो क्लियर सी बात है, तुम 2 काम कर रहे हो, या तो तुम्हें भूल रहा है, इसका मतलब तुमने शुरुआत से लापरवाही की थी, और यदि तुम सब अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हो सर कोई लापरवाही नहीं की है, तो तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, और टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। टेंशन लेके बस यही होता है कि मेरे से कुछ नहीं बनता, मेरे से, अरे तुम खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई कि मेरे से कुछ नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता, ये तो तुम खुद में सोचोगे। ठीक है, किसी बच्चे को यदि लगातार टीचर बोलते तुम गधे हो तुम गधे हो तुम गधे हो, वो खुद मान लेगा कि हाँ वो गधा है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि तुम गधे हो तुम गधे हो। ठीक इसी प्रकार से आप ये ना करें कि आप अपने आप में मत सोचिए कि गधे हैं। जितना बनता उतना करके आओ ना, अपना बेस्ट देने का प्रयास करो। मैं नहीं कहता कि तुम 90% ले आओगे, पर यदि 75 ला सकते हो तो 75 लाने का प्रयास करो। तुम्हें दुख तब होना चाहिए कि तुम 75 ला सकते थे और तुम 52 पे अटके हो, तुम 85 ला सकते हो और तुम 62 पे अटके हुए, तुम 95 ला सकते हो और तुम 72 पे अटके हो, तब तुम्हें दुख होना चाहिए। अभी तो जी तोड़ मेहनत करो, और जी तोड़ मेहनत का मतलब क्या है? ये फिल्में देखना, ये रील चलाना, ये सारी चीजें इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। और फिर ये जो 3 नंबर वाले डेरिवेशन है ना, हलवा लगने लगेंगे, हलवा। ठीक है, और यदि इसमें कोई समस्या जा रही है तो तुम अंतिम युद्ध सीरीज में जो लगातार लाइव आकर हम पढ़ा रहे हैं, तुम वहां से भी चीजों को देख सकते हो, और इसके सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको लिंक में तो मिल ही जाने वाले हैं। ठीक है, नीचे लिंक में मिल जाएंगे। चलिए, तो प्रश्न हो सकता है बेटा 3 नंबर में पहला, किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। Using Gauss law, derive the expression for the electric field intensity due to a linear charge distribution। कह रहे हैं सर एक सीधा सीधा तार होगा, उस पर बहुत सारा चार्ज होगा, एक सीधा सीधा तार होगा उस पर बहुत सारा चार्ज होगा, और इसके आसपास सर हम एक बेलन की कर लेंगे कल्पना, और एक कल्पना करने के बाद हम कहेंगे सर इससे r दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी डेरिवेशन तुमने देखा होगा तो कर डालना। आगे बढ़ते, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर लूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सर? प्लस का क्यू चार्ज, सेकंड सर माइनस का क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सर 2a हमारे पास है। यहां से सर ऊपर जाइए और ये पॉइंट P है। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यदि ये डिस्टेंस AP है और ये डिस्टेंस BP है, तो सर यदि ये x है तो ये भी x होगा। तुम जानते हो कैसे होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल किए। यदि मैं विभव निकालना चाहता हूं पोटेंशियल, तो क्या है सर? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, तो सीधे जोड़ देंगे सर। इसकी वजह से बोलूं तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा सर Q बटे में x। इसकी वजह से सर माइनस लगा तो माइनस बाहर कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q अपॉन में x। ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसल, और हमारा आंसर आ जाएगा सर V इज इक्वल टू 0। देखो कितना आसान है भाई, तुम ये ना करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ये ना करोगे तो कैसे चलेगा? काहे का मोटिवेशन चाहिए तुमको इतना सा करने के लिए? बताओ। अगले 3 नंबर में जो प्रश्न आ सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों का नामांकित चित्र बनाकर तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब कि ड्रॉ लेबल डायग्राम, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम
Draw a label diagram of capacitors connected in parallel and derive the formula for equivalent capacitance. ये छोटा सा फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि समांतर क्रम है तो इसके साथ अपन को क्या करना है सर, श्रेणी सीरीज वाला भी अपन को याद करना है, श्रेणी क्रम वाला भी तैयार करते चलना है। आगे धारा वितरण के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को नामांकित चित्र से समझाइए। एक थ्योरी वाला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ अंडर करंट डिस्ट्रीब्यूशन विच लेबल विथ लेबल डायग्राम। क्या होता है पहला सर, जितनी भी धारा आ रही है उस पूरे को बोल दो सर जीरो। दूसरा क्या होता है, समेशन ई बराबर क्या हो जाएगा सर, समेशन आई आर। लो भाई, दो नियम हो गया सर, समझा दिए, बात खत्म। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देना, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना और आपके नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में, किसी सेल की विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या करना है सर, बहुत छोटी सी कहानी है। बाहर सर एक बाह्य प्रतिरोध लगा दीजिए और अंदर लगाइए सर एक सेल, उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध लगा दीजिए, ठीक है। और ये सर हमारा पूरा सिस्टम बन रहा है एक सेल का। क्या बन रहा है सर, ये पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है एक सेल का। क्या करना है सर, यदि मैं बाहर वाले पोटेंशियल की बात करूं तो सर V इक्वल टू क्या होता है सर, आई आर। इससे निकाल लेंगे सर I इक्वल टू V अपॉन में आर। यदि मैं विद्युत वाहक बल बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते हैं सर, चार्ज को अंदर भी लेके जाना है तो अंदर वाला रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। I इंटू में क्या हो जाएगा सर, R प्लस आर, जिसकी वजह से हमें करंट मिल जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। अब क्या कर देना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, V अपॉन आर इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। क्यों भैया, करंट तो दोनों में सेम है, तो कहानी खत्म हो जाती है। ये आसानी से आप सॉल्व कर डालेंगे ना। कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन कर लोगे तुम 50 में से। तुम कमेंट करके ये बताना कि जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 50 में से कितने क्वेश्चन तुम कर डालोगे और कितनों की तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। व्हाट इज शंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। सर शंट S बराबर G बटे में n-1, बात खत्म करते हैं सर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में 3 मार्क्स में और क्या क्वेश्चन हो सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल। मतलब किसी धारावाही प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है, U बराबर हाफ LI स्क्वायर का डेरिवेशन करके बताना है। क्या ये डेरिवेशन बन जाएगा, बोलो हाँ सर। क्या तुम पढ़ चुके हो, बोलो हाँ सर। नहीं बनता है तो अंतिम युद्ध सीरीज जाकर देख लो, लाइव वाले में वहां पर पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। Derive the expression for the force between two parallel current carrying conductor. When will the force be attractive and repulsive? तो कह रहे हैं सर, दो धारावाही चालक है, दोनों में मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स करंट फ्लो हो रहा है, ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, बोले तो आकर्षित, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो क्या कर लेते हैं सर, रिपल कर लेते, बोले तो प्रतिकर्षित करते। आगे बात करें, आइए करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है सर, इंटीग्रेशन B डॉट में I कर दो सर, क्या इंटीग्रेशन B डॉट में DL कर दो सर, और ये आएगा म्यू नॉट इंटू में I। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 8 में जाके ये एम्पियर का परिपथीय नियम गलत हुआ था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जब आप लिखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ तो यही लिखना है 3 मार्क्स, और इसको प्रूव भी करना है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के कैसे अनुरूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कभी देखा जा चुका है, इसलिए आपको इसको भी तैयार करना है। क्वेश्चन बता देता हूं, write Lenz law of electromagnetic induction and explain how it is consistent with the law of conservation of energy। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। मतलब derive the expression for the motional electromotive force induced across the ends of a straight conductor moving in a uniform magnetic field। कह रहे हैं सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया सर, ठीक है। और फिर इसमें क्या रखना है सर, इसमें क्या रख देना सर, यू शेप का। क्या यू शेप का सर, बढ़िया से एक रॉड रख देना है। क्या यू शेप का है सर, इस प्रकार से रॉड का सिस्टम बना के रख देना है, और इसी रॉड के सिस्टम के बीच में सर एक और रॉड बनानी है हमको, जिसकी लंबाई कितनी हो ऑयल, और इसको इस तरफ चलाना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर BLV, ठीक है। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर BLV, और ये डेरिवेशन भी आपसे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि सर शुद्ध प्रेरकत्व युक्त धारा परिपथ में वोल्टता धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। मतलब प्रूव दैट इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। क्या लगाना है सर, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट का मतलब क्या है सर, एक हमारे पास कॉइल लगी है सर जी, और साथ में अपन बात करेंगे सर ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, ठीक है।
इसमें कह रहे हैं सर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना है, बनना चाहिए, पहले से बनना चाहिए। हम कहेंगे सर करंट का डायरेक्शन ये होता है। अब बात करें सर यदि रेजिस्टेंस की, तो सर वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं सर इंडक्टर लगा तो सर वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, कैपेसिटर लगा हो संधारित्र तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। ये ग्राफ याद रखोगे, एलसीआर भी बन जाएगा। जो यहाँ पर एलआर दे रखा है, क्या है सर, हमने एलआर दे रखा है, एलआर में भी सेम कंडीशन करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना को समझाइए, इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए एवं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक का संबंध लिखिए। समझेंगे। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको बनता होगा, मैं जानता हूं। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मतलब कि फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। आगे बढ़ेंगे 3 मार्क्स में कि हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइगन के वेव थ्योरी के बेस पर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो आपको करना है, पूरा प्रूफ करके बताना होगा कि साइन आई अपॉन में साइन आर क्या आने वाला है सर, कांस्टेंट आएगा, जिसको अपन जनरली म्यू कहते हैं। अगला, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए, मतलब कि डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है सर, बहुत सिंपल है सर। आने वाली ऊर्जा जो एच न्यू है वो दो प्रकार से यूज होती है। पहला तो सर वर्क फंक्शन फाई नॉट के फॉर्म में, प्लस में सर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर एच न्यू, ये फाई नॉट वहां जाके माइनस हो जाए सर, ये हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यदि मैं एच को कॉमन भी ले लेता हूं तो सर हाफ वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। बोलो 3 नंबर ले लोगे कि नहीं ले लोगे, कमेंट करना सुंदर से प्यारा से दिल बनाते हुए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण की स्थापना करना। शायद ये हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आइए भाई इस प्रश्न को हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि भाई हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह पर आप एक अलग चीज कर लेंगे, ठीक है, कोई और प्रश्न देख लेंगे। यहां पर जब मैं बता चुका हूं बहुत सारे प्रश्न, तो मैं इनमें से किसी एक प्रश्न को हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैं हटाने जा रहा हूं और फिर अपन क्या कर लेंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख लेंगे कि E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr। इसे प्रूफ कीजिए, इसे प्रूव करें। ये अगला क्वेश्चन बेटा, ताकि 50 की गिनती हमें डामाडोल ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु मॉडल में कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध की पुष्टि कैसे की? हाउ डिड डी ब्रोगली कंफर्म द ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन इन बोर एटॉमिक मॉडल? बोर जी ने तो कहा था सर वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम बोले तो कोणीय संवेग nh/2π के बराबर आएगा। अब ये उन्होंने बता तो दिया था, लेकिन इसका कोई अलग से प्रूफ नहीं है सर जी। तो फिर इसको एक्सप्लेन कौन ने किया? डी ब्रोगली के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सर, नाभिकीय संलयन क्या है? देखो नाभिकीय संलयन बोला गया, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला गया, तो इस प्रकार से आपको विखंडन भी याद रखना है, फिजन भी याद रखना है 3 नंबर। तो 3 नंबर यहां पर समाप्त होते हैं। हम बढ़ चुके हैं 4 मार्क्स की तरफ में, और आइए 4 मार्क्स के बढ़िया बढ़िया से डेरिवेशन कराता हूं। और याद रखना, यदि तुम्हें अभी भी डेरिवेशन में कोई समस्या आ रही है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट ट्रिक याद रखो। क्योंकि देखो मान लो तुमको गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना है, तो गॉस के नियम में पहले क्या होता है सर, E A cos थीटा करके एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, और समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, मतलब डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स थ्योरम, सॉरी डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख सकते हो। तो डेरिवेशन, कई बार बच्चे बोलते हैं डेरिवेशन भूल जाता है, डेरिवेशन भूल जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म याद रखो ना, कि पहली बार में फ्लक्स निकालना, दूसरी बार में फ्लक्स निकालना, दोनों को एक दूसरे के सामने रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? डेरिवेशन को कुछ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद रखो, चाहिए तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल 4 नंबर में आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, ये है सर, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला 4 नंबर में क्वेश्चन दिख सकता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, मतलब कि जो हम लिखते हैं सर फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखना भी है और प्रूफ भी करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन शायद मैंने नहीं देखा है, वो है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में
समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, मतलब कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट। आपको याद है ये वाला क्वेश्चन? सर दो प्लेट थी, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस सर हमारे पास कितना था? डी था, लेकिन सर टी थिकनेस का कोई चीज, टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यदि हम यहाँ पे रख देते हैं तो अब हमें पता चल रहा है सर जो हमारी एयर है वो डी माइनस टी डिस्टेंस पर है और जो हमारा स्लैब है वो टी डिस्टेंस पर है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट आप जानते हैं, आप कर लेंगे। चलिए भाई 4 नंबर में और क्या सवाल है सर हमारे पास? बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब कि यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और अगला है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मतलब कि एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई। और आगे चर्चा करेंगे, यस सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पूछा जा सकता है, एलसीआर सर्किट पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। और एलसीआर सर्किट में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है सर हम एल भी लगा रहे हैं, सर हम सी भी लगा रहे हैं, हम सर आर भी लगा रहे हैं, किसके साथ सर? एसी सोर्स के साथ में। ग्राफ कैसा बनेगा सर जी? ध्यान देंगे, इस डायरेक्शन में सर हमारे पास वी आर होगा, इस डायरेक्शन में सर वी एल होगा, इस डायरेक्शन में सर वी सी होगा। और चर्चा को आगे बढ़ा दूंगा सर, इस डायरेक्शन में सर आई होगा, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट देखेंगे सर यहां पर आएगा जो होगा सर वी एल माइनस वी सी। बाकी कैलकुलेशन तुम समझदारी से समझते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। 4 नंबर के अगले क्वेश्चन है कि पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र का स्थापित कीजिए तथा इससे लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि सर लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करना है, फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला बनाना है। याद रखिएगा, लेंस निर्माता सूत्र मतलब कि लेंस मेकर फॉर्मूला एक अलग फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला एक अलग फॉर्मूला होता है, दोनों में कंफ्यूज होकर गलत करके मत आना। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक n के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक a तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वो पूरा का पूरा डेरिवेशन है, आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ सकता है, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हो सकता है रदरफोर्ड मॉडल पर निकटतम पहुंच की दूरी का व्यंजक निमित कीजिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बेटा डेरिवेशन आज तक दिखा नहीं है मुझे, इसलिए इसको यहां पर रखा है कि सर आ सकता है। आगे एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर बताना है, मतलब राइट डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बोलो भाई, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सर डिस्ट करंट की परिभाषा बतानी है और पूर्ण तरंग डिस्टकारी एक्सप्लेन करना है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी मतलब कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन बताना है, साथ ही साथ में आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सप्लेनेशन देना। क्या होता है सर फुल वेव रेक्टिफायर? ध्यान देंगे, एक एसी सोर्स लगा लो, यस सर लगा लिए। फिर सर यहाँ पे ट्रांसफार्मर जैसी संरचना बना लो, यस सर बना ली। यहाँ पे सर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दो, यहाँ पे भी सर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दो। सर इन दोनों को जाके जोड़ दो एक लोड रेजिस्टेंस से, बस हमारा बन गया पीएन जंक्शन डायोड। पहले आधे चक्र में सर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, बिल्कुल। फॉरवर्ड बायस है, बोले सर अग्र बायस है, धारा प्रवाहित होगी, यस सर। कहां से कहां जाएगा सर? ये ए से बी की तरफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इसमें से जाएगा नहीं सर, पश्च बायस हो गया। और अगली बार में सर यहां से धारा प्रवाहित करना चाहते हो, फिर नहीं जाएगा, ठीक है। यहां से धारा प्रवाहित करना चाहे तो जाएगा सर, क्योंकि अग्र बायस से फॉरवर्ड बायस से करंट फिर से फ्लो होगा, लेकिन वहां से जाएगा नहीं सर। हर बार डायरेक्शन सेम है और ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये क्या हो गई सर? डिस्ट धारा बन गई, बोले तो डीसी। मतलब डिस्टकारी होता क्या है सर? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर सारी की सारी वेव को कन्वर्ट करता है। अब बताइए, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा? नहीं सर। क्या हमें 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं? यस सर। अब आप पे है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। देखो बेटा, शायद आपने माउंटेन मैन का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया बेटा, अपने हाथों से पूरा का पूरा एक पहाड़ तोड़ा था। क्या? पूरा का पूरा एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। इसका मतलब है जहां चाह वहीं रहा है। तो यदि आप भी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तरीके से रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जो मोह माया सब कुछ छोड़ दो, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस कर दो। 13 फरवरी तक का वो दिन है जहां पे फिजिक्स आपकी अच्छे से रिजल्ट बना सकती है, और इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैंने तो आपको 50 IMP क्वेश्चन दे दिए। तो इसी प्रकार से आगे और 50 IMP क्वेश्चन आते रहेंगे। कमेंट में अपना प्यार दिखा कर जाइएगा, और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके जाइएगा। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।